देखो हम लोग ने इसके पहले डेफिनेशन ऑफ लीनियरिज्म पढ़ी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिज्म, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। डेफिनेशन ऑफ लीनियरिज्म मैंने लिखा के दी थी बोर्ड पे, आप पॉज करके वो लिख लेना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरिज्म? Linear simple harmonic motion is a linear kind of periodic motion in which the restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude, its मतलब किसका? restoring force का, and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक प्रकार की लीनियर पीरियोडिक मोशन है जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स F ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है और जिसका मैग्नीट्यूड ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, सिर्फ फर्क इतना होगा कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन होता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि ये एक तुम्हारा ऐसा पेंडुलम है। देखो ये पेंडुलम, आप इस पेंडुलम को इधर के साइड में, ये साइड में खींचोगे तो इस धागे में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो पेंडुलम को इधर के साइड लाएगा। मतलब देखो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर, और पेंडुलम की ये डिस्प्लेसमेंट हो गई उधर। मतलब F और X कैसे है? देखो ये F की डायरेक्शन होगी और ये X की, X यानी डिस्प्लेसमेंट, F यानी रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। रिस्टोरिंग फोर्स ये टुवर्ड्स द मीन है और डिस्प्लेसमेंट ये अवे फ्रॉम द मीन है। सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। दूसरा कि रिस्टोरिंग फोर्स जितने प्रमाण में है, जितने प्रपोर्शन में है, उतने ही प्रपोर्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्राइटेरिया है। So these are the conditions of linearism. What are the conditions of linearism? सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जितने प्रमाण में रिस्टोरिंग फोर्स है उतने ही प्रमाण में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम आज इसके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियरिज्म सीखेंगे। मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियरिज्म का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। सो लेट अस डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उसके लिए हम लोग को इसी कंडीशन से शुरुआत करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन? जो डेफिनेशन हम लोगों ने लीनियरिज्म की पढ़ी है वो, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। व्हाट इज द रोल ऑफ नेगेटिव साइन? मैंने एक बार बताया, फिर से बता रही हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन क्यों दिया है हम लोग ने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा अवे फ्रॉम द मीन होता है और रिस्टोरिंग फोर्स ये हमेशा टुवर्ड्स द मीन होता है, और इसीलिए इसका मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ये दोनों होते हैं, वो बताने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। एंड इसीलिए हम कहते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब हमारे मैथमेटिक्स में हम कहते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x। देखो हम मैथमेटिक्स में कहते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल टू kx बोलते कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर if f is directly proportional to -x, it means f is equal to minus of k into x, where k is called as a constant of proportionality. Where k is called as a constant of proportionality. If f is directly proportional to -x, then f is equal to -k into x, where k is called as spring constant. k को spring constant कहते हैं। ये आपको इलास्टिसिटी चैप्टर में भी मैंने बताया था। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या तो फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। K is called as the spring constant or force constant, whereas this is simply a kind of constant of proportionality. In mathematics हम बोलते हैं ना y is equal to kx, where k is a constant of proportionality. तो यहाँ पे f is equal to kx। माइनस साइन क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी माइनस साइन था। माइनस साइन का रोल है, नेगेटिव साइन का रोल है कि डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वीके जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। लेट अस फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के। पहले के का यूनिट बना लेते हैं। देखो के का यूनिट अगर बनाना है तो f इज इक्वल टू kx। माइनस साइन सिर्फ x के लिए है, मतलब x की डायरेक्शन बताने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर न्यूमेरिकली k का फॉर्मूला लेते वक्त माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट फाइंडिंग न्यूमेरिकल डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट।
तो F इज इक्वल टू kx, तो k इज F अपॉन x, वेयर F इज अ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है बोलो, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर, सो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन MKS सिस्टम, न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन MKS सिस्टम, वेयर इन CGS सिस्टम न्यूटन की बजाय आप क्या लिखोगे डाइन, और मीटर की बजाय क्या लिखोगे सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन CGS सिस्टम एंड न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन MKS सिस्टम। ये हो गया MKS सिस्टम में यूनिट किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का, क्या यूनिट है देखो, इन MKS व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर, इन CGS व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट डाइन पर सेंटीमीटर, ये CGS में, ठीक है। अब बनाएंगे डायमेंशन, k का डायमेंशन बनाएंगे, डायमेंशन कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले से, डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ x, देखो डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ x, f का डायमेंशन ही फोर्स का, वो हमको मालूम है L1 T, बोलो L1 M1 T minus 2, इट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है L1 ओनली, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, सिर्फ लेंथ मेजर करना है, बाकी सब एब्सेंट होते हैं, तो M एब्सेंट और T भी एब्सेंट, तो L1 M0 T0, अब इसको सॉल्व करेंगे, L1 minus 1 0, L0 M1 T minus 2, it is the dimension of स्प्रिंग कांस्टेंट, और यही सेम डायमेंशन आपको सरफेस टेंशन चैप्टर में सरफेस टेंशन का निकाला था, T का याद है, तो फॉर्मूला याद दिला, तो सरफेस टेंशन चैप्टर में T, सरफेस टेंशन T इज F अपॉन L, तो F का डायमेंशन L1 M1 T minus 2 और L का सिर्फ L1, तो फाइनली L0 M1 T minus 2, इट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, लेकिन कंसेप्चुअली दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है। सरफेस टेंशन इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, व्हेयरएज स्प्रिंग कांस्टेंट इट इज अ सिंपली कांस्टेंट, ये एक तरीके का कांस्टेंट है, इवन दो उनकी यूनिट भी सेम आएगी आपको, इसका यूनिट देखो सरफेस टेंशन का फोर्स पर लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर, तो इसका भी वही आ रहा है न्यूटन पर मीटर, बट हालांकि दोनों क्वांटिटी अपने आप में अलग अलग क्वांटिटीज है, सेम क्वांटिटीज नहीं है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स, इट इज द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर इन MKS, डाइन पर सेंटीमीटर इन CGS, and dimension is L0 M1 T minus 2. This is what about the spring constant. Okay, ये स्प्रिंग को एक अपना स्टिफर स्प्रिंग है या एक आता फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो सबको मालूम है ना, तो स्टिफर स्प्रिंग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग इन लोगों के स्प्रिंग कांस्टेंट निकाले जाते हैं। तो जो स्टिफर होता है ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है और जो फ्लेक्सिबल होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आधा स्प्रिंग फ्लेक्सिबल है तो बहुत इजीली वो स्ट्रेच होता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है इसलिए वो स्ट्रेच हो रहा है, और एक आधा स्प्रिंग एकदम स्टिफ यानी कड़क टाइप का, कड़क स्टिफ है, थोड़ा कड़क है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा इसलिए वो ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा, वो कम फ्लेक्सिबल होगा इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर कम आएगा, और फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा। तो जो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है और जो स्टीफर स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। कड़क वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबल यानी जो ढीला टाइप का फ्लक्चुएट है वो फ्लेक्सिबल है, ऐसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के कम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। एक बार कंडीशन फॉर्मूला देखो, सिंस f is directly proportional to minus x, if I convert this proportionality symbol into equality, there is a constant of proportionality k which is called spring constant or force constant. So f is equal to minus k into x. But listen carefully now. According to Newton's second law, हमने क्या पढ़ा है? Force is equal to mass into acceleration. F is equal to ma. According to Newton's second law, हमने सीखा है force is equal to mass into acceleration, where m is the mass of the body and a is the acceleration experienced by the body. तो यहाँ पर आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो था वो स्प्रिंग के अंदर था और स्प्रिंग को लगाया हुआ था वुडन ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा था और स्प्रिंग उसको टुवर्ड जमीन लाने की कोशिश कर रहा था। तो F is equal to ma, तो ये ma मैं इस F की जगह पे डाल दूं ना
तो ये कैसे बनाएगा देखो, f इज इक्वल टू ma, आई विल रिप्लेस ओवर हियर, तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, f की जगह पे क्या डालेंगे, ma डाल देंगे, ma, ये बनेगा m into a is equal to minus k into x. इज दैट क्लियर? क्या किया मैंने, f इज इक्वल टू ma, इस ma की वैल्यू f की जगह पे डाल दिया, तो ये बन गया ma इज इक्वल टू माइनस k into x. अब ये a क्या होता है, आपको पता है a तो एक्सीलरेशन होता है, a क्या होता है, एक्सीलरेशन. अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने बेसिक जो हमारा मोशन वन डायमेंशन पढ़ा था 11वीं में, उसमें मैंने आपको एक्सीलरेशन का मीनिंग बताया था. व्हाट इज दैट एक्सीलरेशन? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन. और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ वेलोसिटी होती है. v is ds by dt and a is dv by dt. फिर a का s से क्या कनेक्शन है, तो ये भी मैंने बताया था, एक्सीलरेशन इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग इस लेसन में डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल हम लोग d2s by dt स्क्वायर, हाँ d2s by dt स्क्वायर. देखो इस लेसन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट s को x से रिप्रेजेंट करें, इसलिए मैंने जहां जहां s है वहां पर मैं भी x डालूंगी. देखो ये dx by dt और यहाँ पे भी a की जगह पे d2x by dt स्क्वायर ऐसा डालेंगे. देखो एक्सीलरेशन इज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्सीलरेशन इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इनडायरेक्टली सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, आप लोग ने मैथ्स में डेरिवेटिव पढ़ा ना, तो आपने डेरिवेटिव की भाषा में बताती हूँ. सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, एंड सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ वेलोसिटी. सो इनडायरेक्टली डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन. इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को उल्टा बताऊं तो देखो ऐसा, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करें, ये वेलोसिटी हो गई, इस वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सीलरेशन मिलता है. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली v is dx by dt and a is dv by dt, तो we will d by dt of v, a is a dv by dt, तो फिर d by dt of v, बट v कौन है ये, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो v की जगह पे, d by dt of dx by dt, it becomes d2x by dt स्क्वायर. इस प्रकार एक्सीलरेशन हमें मिला है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब a इज इक्वल टू d2x by dt स्क्वायर, इसको उठा के मैं यहाँ पर डालूंगी, एंड एक्सीलरेशन का टर्म इन टर्म्स ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे. तो ma a की जगह पे डालेंगे d2x by dt स्क्वायर इज माइनस k into x. ओके, सो m देखो f इज इक्वल टू माइनस k into x, ऑल्सो f इज इक्वल टू ma को उठाकर f की जगह पे डाल दो, ma इज इक्वल टू माइनस k into x, बट a क्या है, a तो है d2x by dt स्क्वायर, इसको उठाओ यहाँ पे डालो. सो m into d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k into x. अब ये m को उधर ले लो, सो इट विल बी d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k by m into x. d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k by m into x. ये देखो आ गया. अब ये k by m क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनना कैसे आया तुम्हारा इक्वेशन. d2x by dt square is equal to minus k by m into x, where k is a spring constant, m is the mass of the body, x is the displacement of the body from the mean, and d2x by dt square is nothing but a kind of acceleration. तो अभी k by m क्या होता है, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होने जा रही है, k by m. k by m is a new quantity, already it is known to you. इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा क्या है ये तो आपको मालूम है, हम लोग ने सर्कुलर मोशन चैप्टर में ओमेगा के बारे में पढ़ा है. सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और आइदर इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा को या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं या तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. तो इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी k by m होता है. k by m इज नथिंग बट कॉल्ड एज ओमेगा स्क्वायर. ये आपको याद रखना पड़ेगा. k by m is a new constant which is called omega square. So if I take under root of k by m, it will be omega. k by m is omega square. So under root of k by m is omega. What is omega?
ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या कहते हैं? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी हम k बाय m को ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से, तो ये इक्वेशन बनेगा। ठीक से देखो, ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं अभी, ये बनेगा d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाय m। k बाय m की जगह पे हम क्या डालेंगे? ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ठीक है, इसको अभी यहाँ पर ले लो, देखो यहाँ पर ले लो, बोर्ड पे दिख रहा है क्या? सो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ये लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, देखो एक बार। Since you know that the restoring force is directly proportional to displacement, I have converted the proportionality into equality, so there is a constant of proportionality, that is k. Now F is equal to minus k into x, but you know that कि F न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार F is equal to ma, where a stands for acceleration। अब इसको इधर डाल दो, ma की जगह पे, F की जगह पे F की जगह पे ma डाल दिया। ma is equal to minus k into x, but a क्या है? a तो एक्सेलरेशन है। इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? तो एक्सेलरेशन इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दो a की जगह पे, तो a इज रिप्लेस्ड एज d2x by dt स्क्वायर। नाउ m into d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx। अब m को उधर इसके साइड में लेके जाओ, तो d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ k by m into x। ठीक है, अब k by m क्या है? k by m ओमेगा स्क्वायर है। k by m क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर को हम इसमें रिप्लेस कर डालेंगे k by m को। k by m we are replaces k by m as omega square। Now the equation becomes d2x by dt square is equal to minus omega square x। इसको उधर ले लो। Now d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। This is the differential equation of linear SHM। अगर एक आधे न्यूमेरिकल में आपको इक्वेशन इस पैटर्न में दिया है, तो आप इक्वेशन का पैटर्न देखते ही समझ जाना ये डिफरेंशियल यानी ये लीनियर एसएचएम है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आधा न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है, तो वो बताती हूँ। अगर एक आधा न्यूमेरिकल आपको दिया और उसमें बोला है, इक्वेशन दिया ऐसा कि d2x बाय dt स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम नजर आ रहा है। This is d2x by dt square plus 16x is equal to 0 and this is d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. Both are in the same pattern. It means ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है, तो ये भी है। इसका मतलब जो भी पार्टिकल आपका वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। फिर आपको पूछे कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। सीधा सीधा नजर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 16 नजर आ रही है। कितनी नजर आ रही है? 16 यानी 16। तो ओमेगा स्क्वायर इज 60, इट मींस ओमेगा इज 4 रेडियन पर सेकंड। ये आ गया आपका आंसर ओमेगा निकालने का। बिल्कुल सिंपल पैटर्न में है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके ये डेरिवेशन आप लिख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक लिखना है? देखो यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से आना आएगा, फिर ये नहीं आएगा, ये आपको जरूरत नहीं समझाने के लिए दिया है। यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना। इस प्रकार ये आपका 2 मार्क का सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है।